आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। अपभ्रंश काव्य विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति पदावली। उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हालांकि प्रथम सिद्ध सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उसका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत 690 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती हैं। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के
जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय विक्रम की 14वीं सदी के मध्य में सारंगधर, अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं अपभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते हैं। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं सदी के मध्य विद्यापति के समय तक चलती रही। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता ग्रहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया। जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास, निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। जैन सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचिताओं के इस
क्रम से किया गया है। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर, सारंगधर, हमिरासो और विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। जैन ग्रंथकारों में देवसेन ग्रंथ, श्रावकाचार, दब्ब सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश और पुष्यदंत ग्रंथ, आदि पुराण, उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरित और नयकुमार चर्यु का नाम भर दिया है। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम लोग चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। सिद्ध बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया था। तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे बौद्ध धर्म से भी ब्रजयान शाखा निकलती है। बौद्ध धर्म से निकलती वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से तिब्बत आदि अन्य देशों को चले गए। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्ध प्राप्ति के लिए मद तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष या का आलिंगबद्ध जोड़ा की भावना की गई। प्रजा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से ब्रजयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों के ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। सिद्ध सरहपा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमेनी के पदों में काव्य की वज्र भाषा और
कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा शेरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सदुकड़ी इससे अलग थी। उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। नाथ गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद मांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ मत के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए ही अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती है। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। ब्रह्म पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट में ही बुद्ध हैं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अपने को रहस्यदर्शी मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया। शुक्ल जी ने लिखा, 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, ढौम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरसी, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। वहीं यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग बिहार से लेकर असम, ओडिशा व बंगाल तक में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब को अपना श्रेय बनाया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालानाथ का टीला आया है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधरनाथ को माना है। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों की अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विदेश भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। इसलिए
मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उसका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने ग्रंथ पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। पश्चिम भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वही राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिम को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से अलग सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काफिर बोध में। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धों का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुलाकात करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। अन्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में सारंगधर ग्रंथ, सारंगधर पद्धति और हमीर रासो पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रेगसन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राज्य की पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई। कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पन, छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। ज्यों ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शेरशेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। सदुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसे प्रयोग किया। सारंगधर और विद्यापति के प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा। इसका सर्वाधिक प्रभाव लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। प्रकरण 3, देश भाषा काव्य वीर गाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है।
ये 7 ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुमान रासो, दलपत विजय, विसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जय चंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनीक और रणमल्ल छंद श्रीधर। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि को प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उनमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा है। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारी हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पंडित के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। 2 रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों बैलेट्स के रूप में। वीर रस के पद प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्राय 56 में लिखे जाते थे। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में। प्रधान वीर रस ही होता था, प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्त ही हैं और जो कुछ प्राप्त भी हैं, उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद या का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है।
इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा। बिसलदेव रासो, राजमती और बिसलदेव रासों के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। 1212 से 72 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ विक्रम संवत 1212 है। बिसलदेव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसलदेव का विवाह होना। खंड 2, बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए सम्मत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है। वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बिसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बिसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बिसलदेव ही एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से नाम मिलाया गया हो, जैसे जन्नी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, आचार्य, कवि, कालिदास। भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसलदेव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजाताजनो, ताजियाना आदि। ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही
पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलाण्यो ताजदीन खुरसाणा चढ़ी चाल्यो गुण। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमें हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। नाल के इस बिसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। संगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अब भ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह डिंगल कहलाता था। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा। यह महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये आदर्श काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद में कवित्त, छप्पन, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जल्हण के हाथों में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जल्हन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिये जिमी। पृथ्वीराज सुजस कवि चंदकृत चंद उद्धरिये तिमी। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में
राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जैनक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया। यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जैनक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उसके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। भट्ट केदार मधुकर कवि। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज के कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया है। रासों में चंद्र और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। इनके जयचंद्र प्रकाश का उल्लेख सिखायच दयाल दास कृत राठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज्य पुस्तक भंडार में सुरक्षित हैं। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। भट्ट भणंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद्र के कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गोरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रकट भय वदिजन, पुनि प्रथु जग ते प्रकाश सरसात है। माने सुत सोनक न वाचत पुराण रहे, जस को बखाने महासुख बर सरसात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहजू के गंग अकबर के बखाने गुण गात है। काव्य कैसे मांस अजनास धन भाटन को लूटी धरे, ताकि खूरा खोज मिट जाते हैं। जगनिक साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए शास्त्रों जैसे बंदूक, करीची, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राज्य की पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर तीन तरह की भाषा मिलती है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा, अपभ्रंश
इसके भी 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध सदुकड़ी नाथ सारंगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा। इसके 2 रूप हैं, पिंगल और डिंगल। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा विद्यापति पदावली खुसरो की पहेलियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। विद्यापति ने अपने पदावली और अमीर खुसरो ने अपने विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनके पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचलित हुआ। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शेरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता है। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियों और 2 सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखन प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई हो, उसका पुरानापन कुछ निकल गया हो, पर यह निश्चय है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। विद्यापति 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा, पर जिसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करने के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। विद्यापति को बंग भाषा वाले
अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रैंडसन ने बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सका। जैसे भाषा जितनी दूर तक समझी जाती है उसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समय जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उसका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के पदों को प्रायः श्रृंगार का माना जाता है। राधा कृष्ण नायिका और नायक हैं। जयदेव के गीत काव्य में के अनुकरण पर उनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्यापति को सेव माना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हम्मीर पर वीर गाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते। आदिकाल संबंधी प्रमुख रचनाएं। सामान्य परिचय। आदिकाल का नामकरण प्रस्तोता। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ऑफ के। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु गणपति शुक्ल। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सातकत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा बच्चन सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रमण राम खेलावन पांडे। और हिंदी का प्रथम कवि प्रस्तोता। पुष्पदंत पुंड को प्रस्तोता शिव सिंह सेंगर। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू रामकुमार वर्मा सरपा। राहुल सातकत्यायन। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह मुंज। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रैंडसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणी या संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या
रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहो धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। प्राकृतानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है।